अस्सलाम वालेकुम। ये रोज़े ख़त्म हो गए हैं, आज ईद का दूसरा दिन है। तो मैंने कहा चले हमें इरेगुलर थोड़े से हो गए हैं, कुछ डिले हो जाती रही पिछले दिन रोज़ों की वजह से। पहले तो आप सबको ईद की मुबारक हो, अल्लाह आपको इस ज़मान में रखे, खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। तो आज मैंने रिकॉर्ड कर रहा था पिछले दिनों घुटनों की तकलीफ़ें, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, नी पेन है, ऑस्टियो आर्थराइटिस रहा, फिर पेजेस डिजीज़ और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा था। तो फिर मेरा ख्याल था कि रोमेटिक फीवर पे मैं आज करता हूँ। रोमेटिक फीवर एक्चुअली कार्डियोलॉजी का फील्ड, हमें इसमें बहुत वास्ता पड़ता है। बाकी तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस मुझे पता तो है, लेकिन मैं यूजुअली ट्रीट नहीं करता हूँ, भेज देता हूँ किसी रोमेटोलॉजिस्ट के पास। और बाकी जनरल चीज़ें मैं बता दिया करता हूँ कि आपने दर्द की दवाइयाँ कम से कम लेनी है जहाँ ज़रूरी है। जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस में कहा था अर्ली आपने डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं, मेथोट्रेक्सेट है और उसके साथ और कम्बिनेशन हैं। तो आज मेरा ख्याल था रोमेटिक फीवर के बारे में बताऊं। इसके अंदर भी जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, सोजिश वाली कंडीशन है। और ये आम तौर पे जो गले की इन्फेक्शन है, सोर थ्रोट है विद स्पेसिफिक जरासीम है, स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना, उसकी वजह से, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, उसकी वजह से होता है। तो ये आम किसको थ्रोट नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को होता है। उसके बाद उनकी जो एंटीबॉडीज बन जाती है, डिफेंस बन जाती है, वो अपने खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है। तो वो घुटनों के अंदर कुछ ऐसे फाइब्रस टिश्यूज वगैरह हैं जिसके जो उसकी सिमिलैरिटी मेरा ख्याल है कि वो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से मिलती है। तो बॉडी जब डिफेंस आता है तो वो उसको रिकग्नाइज करती है ऐसे कि ये फॉरेन बॉडी है, तो उसको थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करती है। हार्ट के वेल्व्स हैं, माइट्रल वेल्व है, आपको पता है लेफ्ट साइडेड है, फिर एओर्टिक वेल्व है, एओर्टा के ऊपर लगा हुआ है, फिर ट्राइकस्पिड वेल्व है, पल्मोनरी वेल्व है। इन वेल्व्स को वो इन्वॉल्व करती हैं और बाकी कार्डियक टिश्यूज को भी इन्वॉल्व करती हैं। हमें शुरू से ही, आज से कोई 40-45 साल पहले भी पता था कि रोमेटिक फीवर होता है बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से। और वो कहते हैं कि ये लिक्स द जॉइंट्स एंड बाइट्स द हार्ट, कि जॉइंट को वो एक तरह का चाटता है और हार्ट के वेल्व्स को खाता है। बेशुमार बच्चे हमारे हाथों से गए हैं जो कि सर्वाइव भी नहीं किया, उनके वेल्व हो जाते हैं, थोड़े से डिस्टॉर्ट हो जाए, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाए। तो हर चीज़ इतना मुलायम सरफेस होती है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी खुरदरापन आ जाए तो उसके ऊपर फिर इन्फेक्शन सेट इन करती है, उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, वेल्व तंग होने शुरू कर देते हैं, वेल्व लीक करने शुरू कर देते हैं। और तंग होना या लीक करना हार्ट पे बड़ा अनड्यू किस्म का स्ट्रेन डालता है। और छोटे छोटे बच्चे 8 साल, 10 साल, 12, 14 साल के हमारे पास आते हैं जिनको वेल्वुलर डिजीज है। पुअर सोशो इकोनॉमिक्स कंडीशंस हैं, मल्टीपल बच्चे छोटी जगह में रहते हैं, इन लोगों को ज़्यादा होता है, लेकिन कोई भी इन्वॉल्व हो जाता है। कभी कभी तो हमें बड़ी लेट उम्र में पता चलता है जी इनका को वेल्व तंग हो गया, माइट्रल स्टेनोसिस है, हमने 40-45 साल के, उससे पहले पता ही नहीं चला। लेकिन बहरहाल ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जैसे मैंने कहा था, ये इन्फेक्शन की वजह से है, थ्रोट की। और ये जॉइंट्स के अलावा और भी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकती है। तो मैंने बताया था कि एक और कंडीशन है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है, उसमें स्कारलेट फीवर होता है, इसके अंदर भी रैश हो जाया करता है। तो हार्ट को इन्वॉल्व करता है, स्किन को इन्वॉल्व कर सकता है, उसमें माइग्रेटरी जो है ना पॉलीआर्थराइटिस है। मैं आपको थोड़ी देर बाद उसका बताऊंगा दोनों में रोमेटॉइड में क्या फ़र्क है। एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है, उसके बाद फिर उसको जैसे आराम आने को लगता है दूसरा जॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है, फिर तीसरा जॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है। यूजुअली जॉइंट डैमेज नहीं होते और वो कुछ देर में रिकवर कर जाते हैं। इसका अपना डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। फिर ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट बड़ी है। तो जैसे मैंने कहा था ऑटोइम्यून डिजीज है और बॉडी की डिफेंस अपने खिलाफ इस्तेमाल होती है। तो वो फेमस सेइंग थी हमारे ज़माने में कि लिक्स द जॉइंट एंड बाइट्स द हार्ट। रोमेटॉइड आर्थराइटिस और रोमेटिक आर्थराइटिस में फ़र्क यह है कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस क्रोनिक कंडीशन है और जो रोमेटिक फीवर है टेम्पररी है, कुछ देर में उसमें रिकवरी हो जाती है। इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है रोमेटॉइड आर्थराइटिस में,
और ये छोटे जॉइंट, उंगलियों के पाँव के छोटे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इसके अंदर रोमेटिक फीवर में बड़े जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। एल्बोज हो गई, रिस्ट हो गई, नीज हो गए, हिप जॉइंट हो गया। जबकि ये रिस्ट वगैरह रोमेटॉइड आर्थराइटिस में मैंने बड़ा रेयरली देखा है। दूसरा इसका पैटर्न है कि वो एक वक्त में पोली आर्थराइटिस हो सकता है रोमेटॉइड, और इसके अंदर माइग्रेटरी है, कभी एक में आ गया कभी दूसरे में आ गया। कॉज का रोमेटॉइड आर्थराइटिस में बिल्कुल पता नहीं है। रोमेटिक फीवर में 100% पता है कि रोमेटिक इन्फेक्शन के बाद होता है, फिर वो उसके अंदर परमानेंट डैमेज हो जाता है, जबकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होता, उसमें वेल्व इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि इसके अंदर जो है ना इस रोमेटिक फीवर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन रोमेटॉइड आर्थराइटिस में वेल्व्स वगैरह इतने इन्वॉल्व नहीं होते। फिर स्कारलेट फीवर एक होता है जो कि सीने पे रैश हो जाता है, किसी जगह रैश हो सकता है, खुरदरा जैसे आपका वो हो ना सैंड पेपर की तरह ऊपरे ऊपरे दाने दाने छोटे से, उसका पायो जो है ना ये स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेनिस इन्फेक्शन से होता है। तो ये इसके अंदर भी देखने में आता है। डायग्नोसिस में सबसे पहले जरूरी है कि हिस्ट्री लें। हिस्ट्री से पता चल जाता है कि उनको सोर थ्रोट हुआ था, फिर उसको पता चल जाता है जॉइंट में पेन हुई थी। एक आर्थराइटिस है और एक आर्थरेल्जिया है। आर्थरेल्जिया होता है जब जॉइंट में पेन है लेकिन सुर्खी और रेडनेस और स्वेलिंग नहीं है, दोनों में फर्क ही है, वो भी इसमें हो जाता है और आर्थराइटिस भी हो जाता है। अब हिस्ट्री के बाद हम एएसओ टाइटर कर लेते हैं जरासीम के बारे में, वो रेज होता है, ईएसआर बढ़ सकता है। क्राइटेरिया हमारे मुझे थोड़ा अब तो बड़ा हम कम इस्तेमाल होता है। जोन्स क्राइटेरिया था जिसके अंदर अगर 2 मेजर फैक्टर और 1 माइनर हो तो इसकी तशखीस हो जाती है। मेजर के अंदर कार्डाइटिस है कि हार्ट के अंदर सोजश आ गई, पोली आर्थराइटिस है, माइग्रेटरी है, फिर कोरिया है, इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, बैठे बैठे ऐसे करके हाथ हिलते हैं, बच्चे ट्विचिंग होती है मुंह में, ये कोरीफॉर्म किस्म की वो इनवॉलंटरी मूवमेंट है, बच्चा खुद कर नहीं रहा तो अपने आप ही होता है, उसका अपना इलाज है, कर देते हैं। फिर एरिथीमा मार्जिनेटिव है, ये भी उसके जो मेजर क्राइटेरिया में आता है। फिर सबकुटेनियस नोड्यूल हैं, स्मॉल छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं जो कि पेनलेस नहीं होते। तो मेजर क्राइटेरिया में ये आते हैं, 2 मेजर हो जाएं और 1 माइनर हो जाए, जिसके अंदर वो होता है कि माइनर में आर्थरेल्जिया है, जैसे सोजिश स्वेलिंग नहीं है लेकिन दर्द है, बुखार है। उसके अलावा उसके अंदर आपका सी रेक्टिव प्रोटीन ज़्यादा हो जाती हैं, ईएसआर ज़्यादा हो जाता है, और इसके अलावा एसो टाइटर ज़्यादा हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ना एक्यूट फेज रिएक्टेंट होते हैं, वो ज़्यादा हो जाए तो इसके अंदर वो हो जाता है। फिर माइनर में ईसीजी में चेंजेस आ सकती हैं, मे बी पीआर इंटरवल ज़्यादा हो जाए। एको बड़ा डायग्नोस्टिक उसकी बड़ी वैल्यू है, उसके अंदर पता चल जाए कि वेल्व में खुरदरापन आ गया है, तंग हो गए हैं या वो लीक करने लगे हैं, तो इसका मतलब होता है हार्ट इन्वॉल्व हो गया, उसको वॉश आउट नहीं कर सकते, फिर बड़ी मेटिकुलसली उनको फॉलो करना पड़ता है, वो मैनेजमेंट के अंदर आता है इनकी। तो टेस्ट जो इन्वॉल्व होते हैं, थ्रोट स्वैब लोग ले लेते हैं, हमने आज तक कभी नहीं किया कि हमें पता है कि स्ट्रेप्टोकोकाई लग रहा है और दर्द वर्द है। फिर एसो टाइटर है, ईएसआर है, सी रेक्टिव प्रोटीन्स हैं, एको है, ईसीजी हैं, ये सारे डायग्नोस्टिक आर्मामेंटेरियम हमारे पास मौजूद होता है, उससे तशखीस हो जाया करती है। और इसका जो इलाज में एंटीबायोटिक्स होती हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं, हम जो यूजुअली कहते हैं अवॉइड करें, पैनाडोल, पॉन्स्टन, ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कभी कभार इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो तो आपको ये ब्रूफेन टाइप ऐसी चीज़ें हम देते हैं, तो वो भी इसके लिए अच्छी रहती है। एंडोकार्डाइटिस बड़ी शदीद किस्म की इसकी कंडीशन है, जिसके ऊपर हार्ट के खुरदरापन की वजह से दूसरे जरासीम जो है ना स्ट्रेप्टोकोकाई तो कॉज कर रहा है ना, और जरासीम वहाँ पे बैठ जाते हैं और एडिकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम 3-3 हफ्ते उनको एडमिट करके हाई डोज में एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे 40 लाख आईवी देते हैं, 4-6 आवरली देते हैं, साथ जेंटामाइसिन और ऐसी लॉन्ग एक्टिंग देते हैं, और बड़ा अगर गौर से करें तो यूजुअली हम उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपको पता चल जाए कि है उसको ट्रीट करें, और सेहत की उनकी अच्छी होनी चाहिए।
आप अच्छा, पुअर सोशो इकोनॉमिक्स कंडीशन मैंने कहा था, उससे बड़ा मसला पैदा हो जाता है। तो हम यूजुअली ये जो लकीली ये जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, इतने साल हो गए हमें, 45 साल के करीब हो गए हम इससे वास्ता पड़ता है, और ये हमेशा हमेशा पेनिसिलिन वगैरह को रिएक्ट करता है। यानी रिएक्ट का मतलब यह है कि उसको रिस्पॉन्ड करता है। ये कभी ऐसा कम ही देखा गया कि पेनिसिलिन से ये रेजिस्टेंट हो जाए। तो जिन लोगों को पेनिसिलिन की एलर्जी है उनको दूसरी ऑप्शन होती है, रिथ्रोसिन वगैरह और दे देते हैं। जब एक बार आपका डायग्नोज हो गया, बेशक हार्ट डैमेज नहीं हुआ, तो हार्ट डैमेज होने का सेकंड टाइम पे चांस होता है। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम इनको पेनिसिलिन के टीके देते हैं। लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन हैं, पेनिड्योर एलए था, फिर कभी शॉर्ट हो जाता है, ला पेन है, बेंजीबायोटिक के नाम से आता है। तो वो हम इनको यूजली 3 हफ्ते में या 1 महीने से अंदर अंदर हम लगाते हैं, हर महीने, और 24 साल तक लगता रहता है। एक बार हार्ट डैमेज हो जाए, वेल्व डैमेज हो जाते हैं, तो फिर हम उसको बंद नहीं करते, लाइफ लॉन्ग ही देते हैं। लेकिन यूजुअली लोग फिर छोड़ देते हैं आगे चल के। नॉर्मली ज़्यादा चांस ये टीन एज में, अर्ली 10th परसेंटाइल से नीचे, और टीन एज में ज़्यादा डैमेज होता है। 20 से हमारे पास बच्चे ऐसे आए हैं जो कि अब दुनिया में भी नहीं है। कईयों के आगे चल के वेल्व रिप्लेस करने पड़ते हैं, कभी शॉर्टमी करनी पड़ती है, वेल्व को खोलना पड़ता है, वरना वो हार्ट पे अनड्यू स्टेन डालते हैं। तो ये रोमेटिक फीवर मैंने कहा जनरली मैं आपको, तो ये भी एक कंडीशन है जो कि रोमाटाइड आर्थराइटिस के से मुख्तलिफ है। इसकी कॉज का पता है, इसकी ट्रीटमेंट का पता है। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। प्रिवेंट करने की कोशिश करें, और एक बार हो जाए तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो आपके ट्रीटमेंट होती है। अगर एंडोकार्डाइटिस हो गया, इन्फेक्शन बैठ गई है वेल्व में, लॉन्ग टर्म बेसिस पे एंटीबायोटिक देते हैं। प्रिवेंशन में जब भी कोई प्रोसीजर करना हो, जैसे दांत का प्रोसीजर है, कोई ऑपरेशन हो, तो ये हम अंडर एंटीबायोटिक कवर करते हैं। एक आके लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन में पेनिड्योर एलए और ये लॉन्ग एक्टिंग इंट्रामस्कुलर देते हैं। मैंने आपको बताया था एक बार, हमारी सिस्टर ने एक बार वो एंडोक्राइटिस के पेशेंट को आईवी दे दिया था, तो वो विदिन 2-4 मिनट के अंदर बेचारा दुनिया से चला गया। तो ये नेवर एवर आईवी, ये इंट्रामस्कुलर लगते हैं। और जो जो बेंजाइल पेनिसिलिन है, जो नॉर्मल पेनिसिलिन है, वो आईवी दी जाती है। तो अगर आपने इसके लिए कोई ऑपरेशन कराना है, दांत का प्रोसीजर है, तो इनको हम कुछ 6 घंटे पहले कोई अमोक्सिल दे दिया, ऑगमेंटिन दे दी, एंटीबायोटिक देते हैं, फिर 2-3 डोजेज, एक फौरन बाद और एक 8 घंटे बाद, फिर 8 घंटे बाद। तो ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे एंटीबायोटिक देते हैं, तो ये कंट्रोल रहता है। इससे फिर आपका कोई हार्ट डैमेज होने का चांस नहीं रहता। तो जनरल नॉलेज के लिए मैंने कहा चले, मैंने इसको काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली। अपना ख्याल रखिएगा। तो ये मैं बस अपना इसको लपेटता हूँ। ट्रीटमेंट के अंदर मैंने बताया था कि आपकी मुदाफ़त अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी 3 दालें, मैंने आपने देखा होगा कि डॉक्टर इनाम की 3 दालों के नाम से हुआ था। दालें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमारी दालें घर में पकाने वाली, वो मसूर की, माश की और ये मूंग की दाल नहीं है। दाल से है जो रूफ़े तहज्जी हैं, उसके अंदर दाल से दौड़ है, यानी चलना फिरना बहुत ज़रूरी है इन जोड़ों वोड़ों के लिए, दर्दों के लिए। फिर दाल से दूध है, दूध का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इन चीज़ों को कि फिर भूल जाता है। तीसरा जो है ना, धूप है। धूप बहुत ही वंडरफुल चीज़ है। इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज हैं। अगर जिसम में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी अच्छी है और आप धूप में 15-20 मिनट बैठते हैं, तो कभी विटामिन डी कम नहीं होता। हमें लाख हज़ारों रुपए के टेस्ट करवाने, विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने, मेरा ख्याल है बहुत बहुत बाद की बात है। पहले तो 3 दालें याद रखें, दौड़ें, चलें, दूध का इस्तेमाल करें, और ठंडी धूप में को 15-20 मिनट रोजाना बैठें। इससे आपका रहता है और आपके जॉइंट सलामत रहते हैं। फिर बाकी फिजियोथेरेपीज हैं, वो आपको तरह हर जगह मिल जाती हैं। अगर हो जाता है तो उसको दे दें, अगर एक्यूट चीज़ है तो उसको आराम दें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।